हेलो गाइस, वेलकम टू क्रारिया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं, जिसको हम प्यार से एपी भी कहते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस और सीरीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बेसिक इसके बारे में समझें तो सीक्वेंस कोई भी नंबर्स के बीच में अगर हम कॉमा का साइन यूज़ कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस है, अगर उसमें पॉजिटिव का साइन यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, सीरीज है। जैसे कि 1, 3, 5, 7 जहाँ तक ये चलती जाएगी तो ये क्या है, सीक्वेंस है। अगर इसी में हम पॉजिटिव का साइन लगा दें, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7, तो ये क्या हो जाएगी, एक सीरीज हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि क्या हम किसी भी नंबर्स के बीच में कॉमा लगा देंगे तो क्या वो सीक्वेंस ही हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर का सेट तब तक सीक्वेंस नहीं बनता जब तक उन नंबर्स के बीच में कोई डेफिनेट लॉ वर्क ना कर रहा हो। जैसे कि इन नंबर्स के बीच में क्या खास बात है कि इनका सबका डिफरेंस 2 है। एक और सीक्वेंस की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 8, 16। अब इन नंबर्स में क्या हो रहा है, ये सब 2 से मल्टीप्लाइड हैं, यानी कि इन सब की डिवीजन क्या है, 2 है। तो इन सब के बीच में एक डेफिनेट लॉ वर्क कर रहा है। तो जब तक इन नंबर्स के बीच में कोई ना कोई डेफिनेट लॉ वर्क कर रहा होगा तब तक वो सीक्वेंस है, वरना वो सीक्वेंस नहीं होगा। तो अब गाइस, जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है, जो वो एक सीक्वेंस की टाइप है, और वो इनमें से कौन सी टाइप है, वो ये वाली टाइप का सीक्वेंस होता है जिनका बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको इतनी समझ आ गई कि उनके बीच का हमेशा डिफरेंस कांस्टेंट होता है और कुछ नहीं, जैसे कि इसमें डिवीजन कांस्टेंट हो रही है। ओके गाइस, तो अब हमारे एपी के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। जैसे कि हमारा एपी किसी भी नंबर के साथ स्टार्ट हो सकता है। हमने जैसे कि एग्जांपल ली थी 1, 3, 5, 7 की, राइट। तो ये जरूरी नहीं हमारा सीक्वेंस इसी तरह से स्टार्ट होगा, वो इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि 2 और इनके बीच का डिफरेंस अगर फिर से 2 ही लेते हैं तो 2, 4, 6, 8। अभी एक और बात समझते हैं कि इनका डिफरेंस जरूरी नहीं कि हर बार 2 का ही होगा। हम डिफरेंस जितना चाहे उतना ले सकते हैं, जैसे कि 2 से स्टार्ट करते हैं और 3 का डिफरेंस लेते हैं, 2, 5, 8, 11। ठीक है, अभी इतनी बात समझ आ गई तो एक और चीज़ समझते हैं। जैसे कि ये वाला जो हमारा सीक्वेंस है 10, 5, 0, -5, -10, ऐसा चलता जाएगा। जो ये सीक्वेंस है, क्या ये एपी है या नहीं है? बोलिए। जी हाँ, ये एपी ही है। कैसे? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, -5। कैसे फाइंड करेंगे? हम सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देंगे, जैसे कि 5 - 10, तो हमारे पास ये आ जाएगा -5। 0 और 5, 0 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -5। उसी तरह तरीके से इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आएगा, -5। जी हाँ, इनका डिफरेंस फिर से कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट होता है तो वो एपी होती है, चाहे वो डिफरेंस नेगेटिव ही क्यों ना हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक और चीज़ समझते हैं, हमारे एपी में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। हम एपी 5 सीक्वेंस वाला भी ले सकते हैं, 5 टर्म्स वाला भी ले सकते हैं, या फिर इन्फिनाइट टर्म्स वाला भी ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं 1, 3, 5, 7, मेरी फेवरेट एग्जांपल है जो। तो इसमें जो हम इसके बारे में और समझें तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम A1 से लिखते हैं, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A2, थर्ड टर्म को हम लिखते होते हैं A3। उसी तरीके से अगर इस सीक्वेंस में n टर्म्स हैं तो जो nth टर्म होगी, nth टर्म, उसको हम लिखेंगे an। सिंपल। तो ये होती है हमारे पास an, जिसको हमने नाम दिया हुआ एक जनरल टर्म। ठीक है, अभी हम सबसे पहले सीखेंगे हम किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। तो गाइस, किसी भी एपी की जनरल टर्म फाइंड करना हमारे लिए बाईं हाथ का खेल है, अगर हमें एपी की बेसिक डेफिनेशन का पता है। तो एपी की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास जो 2 टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम होता है, और उस डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। डी को हम इन जनरली कॉमन
डिफरेंस भी कहते हैं। तो इस एपी में जो हमारे पास डी की वैल्यू है वो कितनी है आपको पता ही है, डिफरेंस इसका क्या है 2, जैसे कि आप माइनस करके देख भी सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी एपी की कोई भी टर्म का डिफरेंस पता है तो आपके लिए कितना आसान है किसी भी टर्म को फाइंड करना। देखिए जैसे कि अगर आपको सेकेंड वाली टर्म फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो हमारी फर्स्ट टर्म है 1 उसमें आप डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास सेकेंड वाली टर्म आ जाएगी। अगर आपको थर्ड वाली टर्म फाइंड करनी है तो आप सिंपली सेकेंड वाली टर्म में डिफरेंस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड वाली टर्म आएगी। सिंपल है ना। अभी इसी तरीके से अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है जो कि हमारी जनरल टर्म होती है, ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए सिंपल सा हमने फॉर्मूला दे रखा है कि ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन के हमारे पास nth टर्म है जो कि जौन सा नंबर टर्म का, डी के हमारे पास कॉमन डिफरेंस, और ए क्या होता है इसमें हमारे पास जो हमारा फर्स्ट नंबर है। ठीक है। अभी इसी फॉर्मूले से हम थर्ड टर्म को फाइंड करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, A3 लिखेंगे यहाँ पे। तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 1 है, N की वैल्यू हमने 3 लिया माइनस 1 और डिफरेंस हमारे पास 2 का। तो फॉर्मूला को यूज़ करते हैं 1 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 2। सिंपल, 2 इंटू 2 हो गया हमारे पास 4 और 4 प्लस 1 5, तो हमारा आंसर आ गया 5। सिंपल। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एपी की। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, उसका डिफरेंस क्या है उस एपी का, और हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है। ओके गाइस, अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 6, 9, 12। तो हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 और ये जा रहा है कुछ टर्म्स तक। तो इसके बारे में हमें 11th टर्म फाइंड करनी है इसकी। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि आप इसको सिंपली प्लस करते रहो, कि हर टर्म में +3 +3 +3 कर दिया और इसकी हमने 11th टर्म निकाल ली। या फिर आपका दूसरा तरीका कौन सा है कि आप सिंपली हमारे फॉर्मूला का यूज़ करो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपल। अब इसको हमने 11th टर्म फाइंड करनी है तो मतलब एन की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 11। तो हमने ए 11 लिखा। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो हमारी फर्स्ट टर्म है जो कि है 3 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी जो कि हमारा डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम कोई भी टर्म ले लेंगे, हम ये टर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 9 और इसकी पिछली वाली टर्म ले लेते हैं और उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। तो 9 माइनस 6 हमारे पास कितना आ गया 3। आप ऐसा किसी भी टर्म के साथ कर सकते हैं तो आपके पास डिफरेंस सेम ही आएगा। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया हमारे पास 3। तो सॉल्व करते हैं 3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 प्लस 30 यानी कि 33। आप अब इसको चेक करना चाहें तो आप प्लस करके टर्म से चेक भी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके पेपर में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक जनरल टर्म दी हुई है ए एन इज इक्वल टू 2n² प्लस 3 और हमें प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस को फॉलो करने वाली कोई भी टर्म ए पी नहीं हो सकती। तो सिंपल है, ए पी कब होगी, जब उसका डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो हमें सिंपली क्या प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि हम इससे किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो हम फाइंड करते हैं इससे ए एन प्लस 1 वाली टर्म, यानी कि इस टर्म से अगली वाली टर्म। वो कैसे करेंगे, हम एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे एन प्लस 1। तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ऐसा हमने क्यों किया आप समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसको आइडेंटिटी से खोल लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 टाइम्स, अंदर आइडेंटिटी लगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, और प्लस 3 एज इट इज। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 टाइम्स एन स्क्वायर, इसको थोड़ा अरेंज कर लिया तो प्लस 2n प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस 3। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4n प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3। इसको और आगे क्या लिख लेंगे 2n स्क्वायर प्लस 4n एज इट इज और 3 प्लस 2 5। तो ये होगी हमारी ए एन प्लस 1 वाली टर्म। अब हमारी ए एन वाली टर्म कौन सी थी, तो हमारी ए एन वाली टर्म थी हमारे पास स्टार्टिंग में ए 2n स्क्वायर प्लस 3
और हमें पता है कि अगर हमें AP का डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम कोई भी आगे पीछे वाली टर्म्स को माइनस कर देंगे। और ये वाली इस टर्म से एक टर्म अगली टर्म है, क्योंकि यहाँ पे n+1 है, तो हम इन दोनों टर्म्स को अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका डिफरेंस। बिल्कुल सही। तो हम लिख लेंगे d इज इक्वल टू an+1 माइनस ऑफ an। सिंपल। अब ये वाली टर्म एज इट इज लिख देते हैं, तो हमारे पास आ गया 2n² प्लस 4n प्लस 5। और ये वाली टर्म को लिख लेंगे तो ब्रैकेट में डाल के 2n² प्लस 3। सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 2n² प्लस 4n प्लस 5, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों टर्म्स, तो -2n² और -3 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स कट गई, तो हमारे पास क्या बच गया, 4n एज इट इज, और 5 - 3 कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 2। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि जो हमारा डिफरेंस है वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हमारी n फर्स्ट टर्म होगी, n इज इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, d की 6 आएगी। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो d की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, जो कि बन जाएगी 10। अगर d की वैल्यू ही चेंज हो रही है तो वो AP कैसे हो सकती है, तो क्लियरली इट इज नॉट एन AP। तो हमने ये फाइंड करके ये प्रूव कर दिया कि ये वाली टर्म जो क्या है, AP नहीं है। अब इसके बाद हम कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं गाइज। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। ओके गाइज, तो अब हमें किसी भी AP की nth टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई AP दी हुई है 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें AP में कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में जो हमारी AP होगी उसकी लेंथ फिक्स्ड होगी, वो इन्फिनाइट AP नहीं होगी। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि मान लो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है इस AP की फ्रॉम एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, एंड से दूसरी टर्म, यानी कि 11 से एक टर्म पहले, यानी कि हमारी ये वाली टर्म। तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, L माइनस n-1 d। तो आपको कुछ कुछ आइडिया हमारे पुराने फॉर्मूला से लग रहा होगा कि हमारा पुराना फॉर्मूला क्या था, किसी भी टर्म का फ्रंट से an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो इसमें चेंज क्या हुआ है, हमने a को लिख दिया l और प्लस का कर दिया माइनस। तो यहाँ से आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला का मतलब समझते थोड़ा सा। तो इसमें l का मतलब क्या है, हमारे l का मतलब सीधा से है हमारी लास्ट टर्म। तो एक बार ट्राई करते हैं इसी क्वेश्चन को ये फॉर्मूला लगा के। तो सेकंड टर्म फाइंड करनी है एंड से, तो हमने l की वैल्यू पुट कर दी 11 माइनस n मतलब 2 माइनस 1 और d हमारा डिफरेंस यानी कि दोबारा से 2। तो चेक करते हैं 11 माइनस 2 माइनस 1 1 और यहाँ पे 2, तो हमारे पास आ गया 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। तो इस फॉर्मूला से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। तो गाइज अब इसी फॉर्मूला से हम एक और नया फॉर्मूला बनाते हैं, किस तरह से और किस लिए ये भी हम समझते हैं। मान लो आपको AP दी हुई है यही वाली 1, 3, 5, 7 और ये चलती जा रही है अप टू 6 टर्म्स। हमें ये तो पता है कि कितनी टर्म्स है, लेकिन हमें आखिरी वाला नंबर नहीं दिया हुआ। तो ऐसे में आप ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, तो वो फॉर्मूला हम खुद बनाते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं तो इसको थोड़ा और जनरलाइज करके हम 6 को क्या लिख लेते हैं, m टर्म्स, ठीक है। तो हमारी 6 टर्म्स की जगह कितनी टर्म्स हो जाएंगी AP में, m टर्म्स हो जाएंगी, ठीक। तो गाइज अब आपको पता है कि हमारी पिछले क्वेश्चन में पिछला जो फॉर्मूला था उसमें L क्या था, हमारी लास्ट टर्म थी। और आपको ये भी पता है कौन सी टर्म है, mth टर्म है, ठीक है ना। आपको ये पता है कि वो m टर्म है, ये वाली टर्म mth टर्म होगी ना। तो सीधा वो फॉर्मूला लगा देते हैं हम। तो हम लिख देंगे m इज इक्वल टू a प्लस m-1 d। तो am की वैल्यू यानी कि ये वाली टर्म जो कि है हमारा l। तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ जाएगी, l इज इक्वल टू a प्लस m-1 d। तो अब इस वैल्यू को हम हमारे ये वाले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर उससे,
ए प्लस एम माइनस वन डी हमने पुट किया और बाकी की टर्म एज इट इज़, यानी कि माइनस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ब्रैकेट में थोड़ा खोल लेंगे तो एम डी माइनस डी माइनस एन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होके डी, और यहाँ पे भी हमारे पास डी लगाना रह गया था। ठीक है, इतना हो गया। तो माइनस डी और प्लस डी हमारे पास कटिंग हो जाएगी, और प्लस एम डी और माइनस एन डी में से सीधी सी बात है कि डी कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस डी कॉमन लिया और बाकी क्या बच गया, एम माइनस एन। तो गाइज अभी हमने इसका नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब इस फॉर्मूला से भी वही क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें 1,3,5 वाली एपी में सिक्स्थ टर्म फ्रॉम सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करनी है, जिसमें एपी में कितनी टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, यानी कि m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और n की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस डी टाइम्स m माइनस n। तो सिंपल है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है 2 और m माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 8 यानी कि 9। ओके गाइस, तो अब आपको फ्रॉम द एंड वाले क्वेश्चन समझ आ गए। तो हम एक नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो कि है मिडिल टर्म्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 7 का मिडिल टर्म कौन सी होती है। अगर हमारे पास 7 टर्म्स हैं तो उनकी मिडिल टर्म क्या होगी, कौन सी होगी सबसे पहले तो उसको सिंपली हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टर्म्स ले ली मैंने। तो इसकी जो मिडिल टर्म है ये वाली है, यानी कि कौन सी टर्म, 4th टर्म। अच्छा, और अगर हमारे पास मान लो 6 टर्म्स हैं, वन टू थ्री फोर 5 6, तो इनकी मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो आपको सिंपली पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स हैं। कौन सी 3rd और 4th। ऐसा फर्क क्यों आया, क्योंकि इसमें हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिए और इसमें हमने इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिए। तो इतना आपको समझ आ गया कि अगर हम ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो हमारे पास एक मिडिल टर्म आएगी, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। तो मतलब गाइज अगर हमारे पास n टर्म्स की कोई एपी है, तो अगर आप उसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि n क्या है, इवन है या ऑड है। तो अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो हमारे पास एक आंसर आएगा, और वो आंसर कौन सा होगा, मिडिल टर्म का कौन सी टर्म होगी, वो सिंपली कौन सी होगी, n+1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि आप 7 वाले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। अगर हम 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 और 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4 आ गया, सिंपल। और अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है तो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है, सिंपली n डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी टर्म, क्योंकि 2 टर्म्स आ रही है तो n/2 + 1। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे n+1 है और यहाँ पे n/2 + 1 है। तो गाइज अब इनका यूज़ कैसे करना है एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो इस बार एक नई एग्जांपल लेते हैं हमारे पास 1, 7, 13, 19। ठीक है, और सबसे पहले इसमें n की वैल्यू हम ऑड लेते हैं, कितनी लें, हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल। तो हमारे पास ये 5 टर्म्स की एक एपी है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 7 - 1 यानी कि 6 आ गया। तो हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम अपने फॉर्मूले में जाते हैं। तो हमें फाइंड करनी है इस 5 टर्म्स की एपी की मिडल टर्म। कैसे करेंगे, हमारे पास क्या आया था, n+1/2। तो हमने वैल्यू फाइंड की n+1/2 की। तो इसमें n की वैल्यू 5 पुट की तो 5 + 1/2 आ गया। 5 + 1 मतलब 6 और 6/2 3। तो हमें इसकी
थर्ड टर्म फाइंड करनी है। सिंपल। मिडिल टर्म कौन सी इसकी? थर्ड टर्म। वो आपको वैसे भी पता लग रहा है 5 टर्म की ए बी में। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? A3 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो सिंपली A+3 - 1 इंटू डी। तो आगे तो हमें पता ही A की वैल्यू कितनी है, हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि 1 + 3 - 1 मतलब 2, और D हमारे फाइंड किया 6। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 1 + 6 × 2 12 यानी कि 13। तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। तो अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि हमने ये तो सीधा भी देख सकते थे। तो गाइज जब हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो इसमें n की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, तो आप AP उस तरह से बना नहीं पाओगे। तो उसके लिए हम छोटे क्वेश्चन से एक बार समझ रहे हैं कि उसको किस तरह से करना है। तो अब जो हम इवन टर्म्स का क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बड़े लेवल का करते हैं। तो गाइज AP वही लेते हैं इवन टर्म्स के लिए 1, 7, 13, 19, और इस बारी हम टर्म्स थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। n की वैल्यू ले लेंगे इस बारी 20 टर्म्स। अब सबसे पहले स्टेप क्या हमारा? डिफरेंस फाइंड करना है हमें। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 7 - 1 यानी कि 6। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें ये पता करना है कि हमें मिडिल टर्म कौन सी है। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है n/2 और n/2 + 1। तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 10, और यहाँ पे होगी 11। तो हमें 10th टर्म और 11th टर्म फाइंड करनी है। सिंपल है। तो हम लिख देंगे A10 की वैल्यू यहाँ पे। तो A10 की वैल्यू क्या होगी? A + 10 - 1 इंटू डी, और इस तरफ A11 की वैल्यू यानी कि A + 11 - 1 इंटू डी। सिंपल। अब इसको कैसे करें? A की वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म 1 + 10 - 1 9 इंटू डी की वैल्यू 6। तो इधर इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + 9 इंटू हमारे पास हो जाएगा 54, और 54 + 1 यानी कि 55। और इस तरफ भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 + 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। तो ये हमारे पास सिंपली आ गया 1 + 60 यानी कि 61। तो गाइज यहाँ तक हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहता है जो कि है सम ऑफ n टर्म्स। तो वो भी करते हैं हम। सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका मतलब क्या है? तो हमारे पास कोई भी AP दी होगी, फिर से हमारी फेवरेट AP लेते हैं 1, 3, 5, 7, और ये फिर से फिक्स लेंथ तक होगी। मान लेते हैं 21 तक है। तो हमें इन सब टर्म्स का सम फाइंड करना है सिंपली। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हम इसको सबसे पहले तो सम को किससे डिनोट करते हैं? SN से। तो सम का हमारे पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो है SN = n/2। सिंपल। और ये इसके बाद A + L। तो इसका मतलब क्या है? n तो हमारे पास जितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। A क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म, और L क्या है हमारे पास? हमारी आखिरी टर्म। तो इससे हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब फिर से देख लेते हैं। तो इसको n की वैल्यू क्या है हमारे पास? वो हमें नहीं पता अभी तक एक्चुअली। तो हम n की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक बार ही रुकते हैं और इसके दूसरे फॉर्मूले को भी देख लेते हैं, उसको पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। तो L हमारे पास क्या होता है हमें ये पता है, आखिरी टर्म। तो आखिरी टर्म को हमने ये भी सीखा था कि हम इस तरह से लिख सकते हैं L = A + n - 1 इंटू डी। तो लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया n/2 A प्लस यहाँ से प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसके बाद n/2 A + A कितना हो गया 2A प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास हमारा दूसरा फॉर्मूला। अभी कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर और क्यों यूज़ करना है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम दोबारा से अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये नहीं पता n की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें हमारी आखिरी टर्म पता है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं n की वैल्यू फाइंड करने के लिए। कैसे, हम l की वैल्यू क्या लिख देंगे
21 इज इक्वल टू ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म 1 प्लस एन एज इट इज -1 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना? तो करते हैं 21 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू एन -1 इंटू 2। सिंपल। तो यहाँ पे आ गया 20, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू n -1। तो हमारे पास क्या हो गया n -1 की वैल्यू कितनी आ गई इज इक्वल टू 10। तो सिंपली यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 + 1 11। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर ली इस AP की। अब हम चाहें तो इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसका सम फाइंड करने के लिए। तो करते हैं। तो SN का फॉर्मूला बोलिए। SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू A प्लस L, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला हमने क्या लिखा है SN इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 और L की वैल्यू हमने चेंज करके क्या बना लिया था A को बना लिया था 2A प्लस वैसे का वैसे ही हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होता है n -1 इंटू D। तो हमने हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड कर ली थी कितनी 11। तो फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुट करनी है सिंपली अब तो हमें। तो SN की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते हैं सबसे पहले। तो 11 डिवाइडेड बाई 2 हो गया इंटू A यानी कि 1 प्लस L यानी कि हमारी ये वाली टर्म। तो 21 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 22। तो हमारे पास आ गया 11/2 इंटू 22। अब इसकी कटिंग हो जाएगी तो 11 और यहाँ से आ गया 121। तो कितना आसानी से हमने इतनी बड़ी सीरीज का सम फाइंड कर लिया। तो अभी यही वाला क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से भी करते हैं। सिंपल है। SN की वैल्यू फाइंड करनी है दूसरे फॉर्मूला से। तो n की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंदर क्या है इसमें 2 टाइम्स है यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू 11 -1 इंटू D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया 11 डिवाइडेड बाई 2 2 प्लस 10 इंटू 2 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 2 2 प्लस 20। सिंपल है। अब तो 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 फिर से वही बन के देखो। तो 11 इज इक्वल टू 121। तो गाइज़ यहाँ तक हमने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बाकी वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। हैव अ गुड डे।